नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं मुझे आर के बी करंट अफेयर्स एंड जीके में। करंट अफेयर्स जो कि बात करता है बदलाव की, करंट अफेयर्स जो बात करता है चेंजेस की। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति में बदलाव होता है, घटनाएं तेजी से परिवर्तित होती हैं, चाहे वो देश हो, विदेश हो, एक महाद्वीप हो या ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा हो। इसलिए हम इसे कहते हैं करंट अफेयर्स, समसामयिकी। और यह समसामयिकी का जो हिस्सा है वो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर एक निश्चित अनुपात में होता है। हर उस छात्र को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स जो है उससे होकर के गुजरना पड़ता है। करंट अफेयर्स का कोई निश्चित छोर नहीं है, लेकिन निरंतर लगातार नई नई खबरों से जुड़े रहने से और जागरूक रहने से इसके ऊपर एक विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है, या कहें कि करंट अफेयर्स के बारे में जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स एपिसोड 1। हमारा टॉपिक नंबर 1 जो शुरू कर रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आज भारत के प्रतिनिधि नागराज नायडू ने पड़ोसी देश को आतंकवाद को सह देने वाला, पनाह देने वाला, भारत के खिलाफ ही नहीं दुनिया भर में आतंकवाद को सहन देने वाला देश बताया। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन शक पाकिस्तान पर ही था। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो या अपने देश के अंदर आतंकवादियों को सह देने का मामला हो, लगातार कोशिश करता रहता है, लगा रहता है। अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यह संगठन कब अस्तित्व में आया, आखिर इस संगठन का उद्देश्य क्या है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और विकास है। इस संगठन में कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 स्थायी मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, और बाकी के 10 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। इसके परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना और फ्रांस। बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका चयन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। 1950 से भारत अब तक 8 बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अगला टॉपिक है पुदुचेरी, जो कि यूनाइटेड टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें राष्ट्रपति शासन। 3 दिन पहले जब 22 फरवरी को वहां की उपराज्यपाल ने विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस की सरकार को कहा गया था, तो मुख्यमंत्री वी नारायणसामी बहुमत साबित करने में असफल रहे थे, क्योंकि उनके कई विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे चुके थे। इसके बाद में किसी भी पार्टी ने वहां सरकार के गठन के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि
इसी साल वहां मई जून में चुनाव होने जा रहे हैं। इस वजह से वहां पे उपराज्यपाल ने राज्य में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र को की थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या कैबिनेट ने उपराज्यपाल की सिफारिश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया था और उनकी मंजूरी के आधार पर राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को अनुमोदित कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। अब हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन आखिर अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, और वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसके लिए दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति यह है कि राज्य में सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। दूसरा, यदि राज्य के अंदर एक सरकार है लेकिन वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो ये है कि वहां के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के उपराज्यपाल सिफारिश करते हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार जो है वो अपने रिकमेंडेशंस के साथ में सिफारिश भेजी जाती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद गृह मंत्रालय उसका नोटिफिकेशन जारी करता है कि इस राज्य के अंदर या इस यूनियन टेरिटरी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां की सारी प्रशासनिक अधिकार वहां के राज्यपाल या उपराज्यपाल के अधीन आ जाते हैं, और वहां के राज्यपाल या उपराज्यपाल केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार काम करते हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन कार्ड पर लगे फैसले को पलट दिया है, या कहें उस पर लगी रोक को हटा दिया है। आखिर ग्रीन कार्ड है क्या? ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर बाहर के देशों से आने वाले लोगों को एक प्रकार से परमानेंट रेजिडेंट कार्ड होता है, जिसकी वैलिडिटी 10 साल होती है और 10 साल के बाद में उसको रिन्यू कराया जाता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड के ऊपर रोक इस वजह से लगाई थी क्योंकि देश में कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी, और इसलिए बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनकी जो वीजा है H1B, उस वीजा के ऊपर रोक लगाई थी या उसको सीमित किया था। हर देश से आने वाले जो लोग हैं उसकी एक सीमा निर्धारित की गई थी 7%, लेकिन जो बाइडेन ने उस चीज को हटा करके उन्होंने कहा है कि हम टैलेंट को रोक नहीं सकते। मतलब यह है कि किसी दूसरे देश से यदि लोग आ रहे हैं, उनके अंदर काबिलियत है इस देश के अंदर काम करने की, तो उसको हम रोक नहीं सकते। इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो भारतीय IT पेशेवरों को होगा, क्योंकि अमेरिका में हर साल लगभग 85,000 H1B वीजा जारी होते हैं, और उनमें से 70% भारतीय IT पेशेवर जो है उनको जारी किए जाते हैं। करंट अफेयर्स में
आज के करंट अफेयर्स में अगला टॉपिक जो है वो भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल पर बातचीत शुरू हुई है। डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस, इसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। उनमें से एक है हॉटलाइन कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म, अर्थात दोनों देशों के बीच में जो हॉटलाइन कॉन्टैक्ट था उसको पूर्व की भांति फिर से शुरू करने का पर बातचीत हुई है। दूसरा जो है वो है कि सीमा पार से, चाहे वो घुसपैठ हो, चाहे वो फायरिंग हो, उसके ऊपर रोक लगाने की बात हुई है। और जो तीसरी बात हुई है वो रेगुलर जो फ्लैग मीटिंग हुआ करती थी उनको दोबारा शुरू करने के ऊपर बात हुई है, ताकि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमियां जो हैं वो दूर की जा सकें। अगला टॉपिक है ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत के हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत के प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक में 14 करोड़ से अधिक के लोन की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और वहां की कोर्ट ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। यदि नीरव मोदी हाईकोर्ट में अपील नहीं करते हैं और भारतीय गृह मंत्रालय प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करता है तो जल्द ही नीरव मोदी को भारत में लाया जा सकता है। अगला टॉपिक है कोवैक्स वैश्वीकरण साझेदार प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन की पहली खेप अफ्रीकी देश घाना के राजधानी अक्रा में पहुंच गई है और ये वैश्विक साझाकरण जो नीति है उसके माध्यम से कोवैक्स 2021 के अंत तक कोविड-19 जो डोज हैं, टीके हैं, उनकी लगभग 2 बिलियन खुराक अर्थात कहें कि 200 करोड़ जो कोरोना की डोज हैं उनको गरीब देशों या कहें कि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन देशों को भेजने की योजना है। इसके तहत एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग 6 लाख खुराक 24 फरवरी 2021 को घाना की राजधानी एक्रा में पहुंच गई। अगला जो टॉपिक है वो है कि 1 मार्च से 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको लगेगा टीका। सरकार 1 मार्च 2021 से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन शुरू करेगी। इसके तहत 10,000 सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। जो पुराने रोगों से ग्रसित हैं उन 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी इस चरण में टीका लगाया जाएगा और 10,000 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क वैक्सीन के अलावा 20,000 निजी टीकाकरण जो केंद्र हैं उन पर वैक्सीन की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले किसी छात्र को इस वीडियो के देखने से यदि 5% भी उसका फायदा होता है तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा।